गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है पीयूष कुमार। फ्यूचर नीति पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि क्लास हिंदी की है तो इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है वर्णमाला। आपको सभी को पता है कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसके बेसिक नीड पे जाना पड़ता है। जो सबसे बेसिक चीज़ है जो वो होती है वर्णमाला। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपके उसके अल्फ़ाबेट यानी ABCD पढ़नी पड़ेगी। हिंदी पढ़नी है तो आपको ये SNR आज़ाम पढ़ने हैं। तो ऐसे उर्दू चाहे कोई भी भाषा हो आपको सबसे पहले तो उसके अल्फ़ाबेट पे जाना पड़ेगा, यानी आपको वर्णमाला उसकी पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए हमने सबसे पहला टॉपिक ही लिया है वर्णमाला हिंदी का। अब बैक टू बैक क्लासेस आती रहेगी। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है क्या, वर्णमाला। जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है वो सिर्फ इसलिए लिखी हुई है ताकि थोड़ी चीज़ें लिख देंगे जो जिनमें थोड़ा समय लगता है, क्यों उससे वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनेगी, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। बाकी कंटेंट के साथ हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वर्णमाला, ठीक है। ये एक छोटी सी परिभाषा है, इसे तो आप छोड़ दो, फिलहाल आप यहाँ पे आओ वर्णमाला। क्योंकि वर्णमाला की जब भी हम परिभाषा करते हैं तो वहाँ पर बड़ी आसान शब्दों में हर कोई लिख देता है। हर किताब में आपको लिखा हुआ मिलता होगा वर्णमाला की परिभाषा, लेकिन वर्ण कोई नहीं बता रहा कि वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला यानी वर्णों की माला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। आपने सभी ने ये स्टेटमेंट, ये जो परिभाषा है ये आप सभी ने पढ़ी होगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो ये जो वर्ण है ये क्या होते हैं, वर्ण को ही हम कहते हैं अक्षर। इसकी एक छोटी सी परिभाषा जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, जिसे खंड ना किए जा सके। इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये आए कहाँ से, ये जो वर्ण है ये आए कहाँ से, ये लेटर कहाँ से आए। जैसे कोई भी चीज़ है, मैंने आपसे मैं बोलूँ कि मैंने कुछ सुना, मैंने कोई चीज़ सुनी है और मुझे आप तक पहुंचानी है वो चीज़ कि मैंने क्या सुना, मैंने क्या चीज़ महसूस किया। माने कि अब तो रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें आती है, लेकिन एक समय ये नहीं था। तो वहाँ पर कैसे होता था कि जैसे कोई भी चीज़ है मैंने सुनी, ठीक, अब मुझे तुमको बतानी है कि वो कैसे होगी। जैसे कि मैंने सुना कि ये टन, ठीक है, ये टन की आवाज़ है, ये मुझे आई। तो ये क्या है कि दो लोहे की छड़ें आपस में टकराई तो वहाँ से एक ध्वनि आई, एक साउंड आया जिसे जैसे टन की आवाज़ आई हो। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी है कि मैंने कुछ सुना। अब आपने मान लो ये चीज़ पढ़ी टन, तो आप क्या, मैंने कहा कि भाई ये टन की आवाज़ आई है, तो आपने क्या कहोगे कि दो लोहे की छड़ें आपस में टकराई है, ठीक है। ये कोई भी मैं ऐसा साउंड बोला जैसे टन है तो आपसे आप ये तो नहीं कहोगे कि ये शेर के दहाड़ने की आवाज़ है। आप पहचान गए इस चीज़ को क्योंकि आपने पढ़ने के बाद फील की कि ये चीज़ क्या है। मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है, आप मेरी सारी बातें लिख सकते हो, जो भी मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये अभी मैंने मार्कर बंद किया तो इसमें से भी एक आवाज़ आई, तो ये भी चीज़ आप किसी न किसी तरीके से लिख सकते हो। तो जो भी हमें साउंड आता है, जो भी हमें आवाज़ आती है, उसी चीज़ को हम लिखने के लिए हमने कुछ आकृति बनाई, जैसे जिनकी संख्या है 52 यानी पूरे 52 वर्ण। तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे टन, तो ये ट और न दो ध्वनियों से मिलकर बना है। ये जो ट है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक आकृति दी है। ये एक ट एक साउंड है, ट एक साउंड है और उसको मैंने एक आकृति दे दी, ये वाली आकृति। मैंने ये वाली आकृति दे दी, मैंने ये वाली आकृति दे दी और न, इन दो आकृतियों इन दो ध्वनियों को मैंने मिलाया और एक टन लिख दिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने अभी सुना क्या है। तो इसी चीज़ को हमने क्या काम किया कि ऐसी सारी कोई बिल्कुल मूल ध्वनियों को हमने सुना और उन सभी को एक आकृति दे दी ताकि हम किसी को बताते हुए उस आकृतियों को, चिन्हों को, एक तरीके से ये भी चिन्ह ही है, ठीक है। चिन्ह क्या होता है, जिससे हम किसी चीज़ को परिभाषित करते हैं। तो हमने कुछ ऐसे ही 52 वर्ण बनाए जिन्हें हमने वर्ण कहा, ठीक है। तो हमने एक 52 ऐसी आकृतियाँ बनाई जिससे हम कुछ भी समझा सके, किसी को हम कुछ भी बता सके। तो वहीं से ही आए ये 52 वर्ण, ठीक है। ये जो 52 वर्ण है इन्हीं को हम बोलते हैं अक्षर। कोई आपसे हो सकता है कहे कि अक्षर अलग चीज़ होती है, अक्षर अलग होते हैं, वर्ण अलग होते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर कमल, कि भाई ये तो अक्षर है। तो ये आप उनसे बोलना कि ये अक्षर है, तो बताओ शब्द क्या है। ये शब्द है ना कि अक्षर है। अक्षर का मतलब होता है वर्ण, अल्फाबेट, ठीक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है जिसे खंड, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, जिसके खंड नहीं किए जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप उसके पुर्जे को मिलाकर पूरी एक चीज़ बना लो, ठीक। लेकिन उसके बाद में क्या है कि जब आप उसके पुर्जों को अलग अलग कर दो तो हर एक पुर्जा अलग होने के बाद उसे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा तोड़ा ही नहीं जा सकता। मैथमेटिक्स, अगर आप मैथ पढ़ते हो तो आपने सुना होगा
फैक्टर कर देना, और फैक्टर होते होते एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके बाद फैक्टर नहीं होते। मैथ पढ़े होगे आप बिल्कुल, तो इतना तो आप पढ़े तो समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल फैक्टर है, कि इनसे छोटी चीज़ ही कोई नहीं है। तो जिसे खंड खंड नहीं किया जा सके, ये एक तरीके से क्या अनाशवान है, ठीक है, अनाशवान सॉरी, ठीक है, अनाशवान है, यानी ए माने नहीं, जो मतलब नकारता है एक तरीके से, ठीक है, और नाशवान यानी जिसका नाश नहीं किया जा सकता, उसी को मैं क्या बोल रहे हैं कि खंड खंड नहीं किए जा सकते, या जिसे खत्म नहीं किया जा सकते, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने लिखा है वर्ण। ये वर्ण की एक तरीके से परिभाषा है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्दांश, उपसर्ग। माने कि जब लगभग आप 50% के समथिंग हिंदी पढ़ लोगे, सारी चीज़ें तो आपको समझ में तभी आएगी। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई, आपने कुछ MCQ क्वेश्चन लगाए, उसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जो उसमें ये चीज़ें पूछ ली जाएगी। अब आपको लगेगा कि मैंने पूरी वर्णमाला पढ़ ली, लेकिन ये आया नहीं, इसका मतलब टॉपिक में थोड़ी सी कमी आ गई है, कॉन्सेप्ट पूरा नहीं किया, तो इसलिए मैंने थोड़ी चीज़ें लिख दी। ये है तो बाद की, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी चीज़ लिख दी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये मैंने शुरुआत में लिखी है ध्वनि, जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल कि ध्वनि सबसे स्टार्टिंग है, यहीं से सब कुछ शुरुआत होती है। ये सारी चीज़ें बाद में आई, सबसे पहले तो ध्वनि ही सुनी, हमने ध्वनि सुनी, उसके बाद ही हमने लिखा, तो इसकी तो परिभाषा की जरूरत है नहीं, है तो ये लिखी हुई है परिभाषा। उसके बाद आता है वर्ण या अक्षर। जब हमने इस ध्वनि को एक आकृति दे दी, ठीक है, आकृति दे दी, हमने लिख दिया, ये वर्ण कहलाया, इसको हमने अक्षर कहा। उसके बाद आता है शब्दांश या उपसर्ग, ठीक है, शब्दांश या फिर उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं कौन से शब्दांश होते हैं भाई, कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने, आपने ये शायद ना देखा हो, लेकिन ये शब्द आपने कहीं ना कहीं सुना है, अगर आपने थोड़ी सी हिंदी पढ़ी है। जैसे कि अब तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ तो आपने बचपन में सुन ली होगी। एक उपसर्ग होता है और एक होता है क्या, प्रत्यय। उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द या शब्द समूह या तो शब्द हो या फिर शब्द समूह हो के प्रारंभ में लग गए, के प्रारंभ में लगकर एक विशिष्ट अर्थ दे, विशिष्ट अर्थ दे, यानी शब्द का अर्थ ही बदल दिया, शब्द का बिल्कुल एक विशिष्ट अर्थ दिया। एक कोई भी शब्द, जैसे मैंने लिखा दिन, अब मैंने क्या लिखा, प्रतिदिन। ये प्रति क्या है, जैसे इसका एक एग्जांपल दूं मैं, ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्या है, प्रतिदिन, ठीक। ये प्रति क्या है, दिन तो आप सभी जानते हो, ठीक है, जो सूर्य निकलता है, सूर्य जाला, तो दिन आप सभी जानते हो, दिन क्या होता है, दिन। अब मैंने यहाँ लिखा प्रतिदिन। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रतिदिन का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस में अप्लाई कर दो कि मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रतिदिन। या मैं अपनी रोज की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी हैबिट की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक ये उपसर्ग है, लगा और पूरा अर्थ चेंज हो गया। अब सेंटेंस का मतलब ही निकल गया, लेकिन दिन इसमें अब भी है, और दिन को बता भी रहा है, लेकिन अगर रोज की बात होगी, रोजमर्रा की, ठीक। उसके बाद में आता है क्या, ये जो परिभाषा है, ये इसकी यहाँ से, और आप इतनी नोट कर लेना, नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं है, ये तो बाद में आने वाली चीज़ है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, शब्दांश या उपसर्ग। और ये क्या है, शब्द। शब्द का क्या चीज़ है, शब्द तो आप जान गए होंगे, यहाँ पे जब ये अक्षर है तो शब्द क्या है, ठीक है। ध्वनियों के, जो ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनियों के सार्थक समूह को, जो सार्थक समूह होते हैं, जो ध्वनियाँ हैं, ठीक है, कोई भी ध्वनि जिनका हमने एक ऐसा रूप लाया जो एक सार्थक हो, यानी जो अर्थ देता हो, ठीक है, ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जय ले दे, जलद, मैंने यहाँ पे लिख दिया हलद। वर्ण है, वर्णों का समूह है, लेकिन मैंने क्या लिखा, सार्थक समूह, यानी सार्थक हो, एक ऐसा शब्द हो जिसका अपना एक अर्थ हो, तो उसी को क्या, हमें क्या कहेंगे, उसी को हम बोलेंगे शब्द। ये शब्द है, ये शब्द है ही नहीं,
क्यों शब्द नहीं है? ये भाई शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं है। जब इनका अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं है। तो ये क्या है? ये है कुछ नहीं, ये बेकार है, ये अपशब्द है। अपशब्द नहीं कह सकते, लेकिन ये गलत चीज़ है, इन्हें शब्द नहीं बोलेंगे। उसके बाद में क्या आता है? पद। अब बोलेंगे पद क्या चीज़ है? मैंने यहाँ पे लिखा कमल। ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो शब्द है। मैं कहूं कि बड़ा कमल है। अब ये क्या है? अब ये कमल जो है ये शब्द नहीं है, ये हो गया पद। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में ये पूरे वाक्य में यूज किया हुआ है। हमने वाक्य के बीच में से शब्द लिया है, हमने पूरा वाक्य देने के बाद अब पूछा है कि भाई बताइए ये क्या है, तो अब कहोगे आप कि ये है कमल। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, आम की कोई लकड़ी है, ठीक है, आम की लकड़ी है और उसमें से आपसे पूछा कि भाई ये क्या है, तो आप क्या कहोगे कि ये तो आम की लकड़ी है, या सीधा सीधा बोल दोगे लकड़ी है। लेकिन अगर कहीं हवन चल रहा है, कहीं पूजा चल रहा है, कोई यज्ञ चल रहा है और उसमें जो लकड़ी है और आपसे पूछा कि भाई ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तो समिधा है। पंडित जी क्या बोलते हैं? तो समिधा है, क्योंकि जहाँ उसकी पोजीशन है, जिस जगह वो यूज़ की जा रही है वो समिधा है, वो अब जहाँ हवन चल रहा है। और छोटी सी चीज़ ले लो, जैसे ये है, ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ पे जलद लिखा था, ये हलद लिखा था, मैंने इसको साफ किया और फिर आपको दिखाया, तो आपने क्या कहा कि ये तो इंक है, ये तो आपके हाथ गंदे हो रहे हैं, ये तो इंक है, क्योंकि अब ये इंक है। लेकिन अगर मैं पूछता ये क्या है, आप कहोगे तो बड़ा है। मैंने कहा ये क्या है? ये कमल है। मैंने कहा ये क्या है? ये है। तो पोजीशन मैटर करती है, पोजीशन मैटर करती है। तो जब वाक्य में यूज किया जाता है तब बोलते हैं उसको पद। फिर ऐसे ही पदबंध है, उपवाक्य है, माने कि बाद की टॉपिक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मुद्दे से हटके गए तो, सॉरी मुद्दे से भटके गए। शीर्षक, वाक्यांश, अनुच्छेद, ये इसी के बाद आते हैं और बीसी के आगे बढ़ जाती है। अनुच्छेद के बाद में रचना आ जाएगी, ठीक, रचना के बाद में पुस्तक आ जाएगी। तो ये तो माने कि ये लास्ट है, पुस्तक हो जाएगी। तो इतना फिलहाल आप नोट करो। और ये मैंने आपको वर्ण पढ़ा दिया, और वर्ण के बाद अब मैं बात करूंगा वर्णमाला की, ठीक। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इतना ये नोट कर लिया, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है तो ज़्यादा समय वीडियो को पॉज करने के बाद आप लिख सकते हो बहुत अच्छे से। तो मैं इसलिए जल्दी का समय नहीं देता, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी है। तो जब लाइव पढ़ते हैं ना, तो लाइव पढ़ते समय ये चीज़ें चल जाती है। जो वर्णमाला होती है ना, वर्णमाला में क्या है कि वर्णमाला 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। क्या होता है? उपसर्ग, सॉरी, एक तो होते हैं हमारे स्वर, एक होते हैं व्यंजन, और एक होते हैं क्या? अयोग वाह। आप सभी लोग जानते होंगे शायद। तो वर्ण मिटा दूं, वर्ण का कोई नहीं, अब तो हम पढ़ेंगे सीधा क्या? अल्फाबेट। एक छोटी सी परिभाषा है। परिभाषा का क्या सीन है कि हम परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसी की वर्णमाला की यहाँ पर परिभाषा लिखूँ, ठीक है, परिभाषा। तो इसमें क्या होगा कि एक परिभाषा ऐसी होती है कि जो सभी किताबों में लिखी मिलती है, ठीक है, चाहे कोई सी भी किताब ले लो, क्योंकि सबसे छोटी और मोटी बात, जैसे बोलते हैं देसी भाषा में कि छोटी और मोटी बात सबसे कम शब्दों में जो बयां हो जाए, वर्णमाला यानी वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। लेकिन अगर मैं कहूँ वर्णों का समूह क्या कहलाता है, तो आप कहोगे कुछ नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम में एक अगर ये परिभाषा आ गई, माना कि आती नहीं है क्योंकि ये दिन गए अब जब ऐसी सिंपल सी चीजें पूछ जाती थी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये जो व्यवस्थित समूह मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको तो बहुत ज्यादा नोट कर लेना, याद रट्टे लगा लेना, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा ना तब तो परिभाषा ही सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ना कि वर्णों के समूह को। अगर बोले कि वह माला जिसमें सारे वर्णों को पिरो दिया जाए क्या कहलाएगी? वर्णमाला। तो ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने बचपन में जब हम छोटे छोटे से स्कूल जाते थे तो हमने एक चीज़ देखी। हमने क्या देखा कि वहाँ पे एक चार्ट टंगा हुआ है और उस चार्ट पे क्या है कि
ऐसे करके कुछ वर्ण तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, और कुछ इतने बड़े से खन्ने में कुछ यहाँ लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 ऐसे, 2 ऐसे, 2 4 ऐसे, मतलब कुछ ऐसे करके लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर रूप से जैसे हमने लिखना शुरू कर ऐसे नारा से हम छोटी से सारे करते करते लिख दिया, फिर कहीं 2 लिख दिए, कहीं 4 लिख दिए, कहीं 8 लिख दिए, लाइन खत्म होगी तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू कर दिया, एक लाइन में 5 लिख दिए, एक में 10, ऐसे नहीं है। एक फॉर्मेट तरीके से लिखा हुआ है, इनका एक पूरा फॉर्मेट है, इसलिए यहाँ लिखा है व्यवस्थित समूह। माने कि मैं कर्मागत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ व्यवस्थित समूह की। जैसे कि आपकी जो रसोई है उसमें एक बर्तन की, जैसे जहाँ सिंक होती है वहीं बर्तन की एक अलमारी होती है, उसमें क्या है कि एक फिक्स खाने बने होते हैं, थाली यहाँ पे रखे गए, कटोरी यहाँ पे रखे गए, गिलास यहाँ पे रखे गए, चम्मच ऐसे टांग दी जाएगी। तो ये क्या होता है, ये एक व्यवस्थित समूह है, क्योंकि हम इनको हर एक चीज़ बिल्कुल व्यवस्था के तरीके में रखी हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि जब तक पूरे के पूरे वर्ण आप एक व्यवस्थित तरीके से नहीं रख देते तब तक हम उसको वर्णमाला ही नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एक परिभाषा ऐसी है जो कम शब्दों में सबसे ज़्यादा जो अच्छी परिभाषा है वो तो यही है। लेकिन अगर पूछा जाऊँ, जैसे स्टेटमेंट वाइज आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन को ताकि इतना ज़्यादा बड़ा बना दे जाए ताकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगे, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा नहीं है। नहीं है क्या मतलब क्या है कि यहाँ पर अब जब 3 परिभाषा हमने तो पढ़ी है कि हमने तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ी है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कहीं और तरह की 3 परिभाषाएं दी सही और एक परिभाषा उनमें गलत दी, तो आप कैसे देखोगे? जब आपने पढ़ी एक है तो आप 3 को सही कैसे बताओगे? परिभाषाएं कभी भी रटने की चीज़ नहीं होती, परिभाषा होती है समझने की। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया अतः, मैंने एक शब्द ले लिया अंश, ठीक, तो इसमें क्या है कि आपको सारी बिंदी दिख रही है, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि वर्णमाला के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है, अभी तीनों आपको बताए थे कि एक होता है क्या, स्वर। इसमें ये शब्द मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें जो ए है, इसमें जो ए शब्द है उसको क्या है, वो शब्द है स्वर। ये जो तय है, ये तय क्या है, ये है व्यंजन। और ये जो 2 बिंदी दिख रही है आपको, ठीक है, यही क्या है, यही है अयोग वहां, ठीक, ये क्या है, अयोग वहां। तो वर्णमाला के 3 भेद हैं, ठीक है। भेद कितने हैं वर्णमाला के? वर्णमाला के हैं 3 भेद। पहला ये स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोग वहां। लेकिन कुछ जगह क्वेश्चन, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए वर्णमाला के कितने भेद हैं, तो कुछ जगह आता है 3, कुछ जगह आता है 2। कैसे आता है? क्योंकि जो अयोग हुआ है, ये जो अयोग हुआ है, ये जब हम ये स्वयं अकेले नहीं आते। जैसे मैंने लिख दिया स्वर है, मैंने ए अकेला लिख दिया, मैंने इसका तय अकेला लिख दिया, लेकिन अगर मैं लगा दूं यहाँ पर ये अयोग हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पर विसर्ग लगा दिया अयोग हुआ, तो क्या इसका कोई अर्थ है? मैं पूछूं तुमसे कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये कुछ भी नहीं है। ये पूछो ये क्या है, तो आप इसको एकदम बता दोगे कि भाई ये तो तय लिखा हुआ है, तय तरबूज वाला तय। ये क्या है? ये तो एनआर वाला, एसएनआर वाला ए लिखा हुआ है। तो इनका अपना है, इनका अब इसका अपना कोई स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। अयोग वहाँ का, चाहे वो अनुस्वार हो चाहे वो विसर्ग हो, अपने में स्वयं में कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर विद्वानों ने ये कहा है कि वर्णमाला के केवल 2 ही भेद हैं, स्वर है और एक व्यंजन है। तो इसलिए मैंने आपको 2 लिखवाया है और कुछ जगह 3। अब क्वेश्चन में बात ये आती है कि अब बताओ, अगर वहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए निम्नलिखित में से वर्णमाला के कितने भेद हैं, ठीक, तो वहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि या तो आएगा 3 या आएगा 2, और अगर दोनों आ गए तो आंसर है 3। इस चीज़ को समझ लेना। ऐसे बहुत सारी चीज़ आएगी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हिंदी में हर टॉपिक पे विद्वानों के अपने अपने ज़्यादातर तर्क है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते नहीं हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है कि जिन पे ज़्यादा तगड़ा विवाद हो ना, उस पर आते ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें पता है किताब में इतनी सारी भरी हुई है, कोई कह देगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कोई कह देगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो एग्जामिनर लगभग कई जगह तो खुद भी कन्फ्यूज होते हैं, नहीं तो फिर वे कह देते हैं कि एनसीईआरटी में भाई ये लिखा है, सेशन बदल गया, एनसीईआरटी ने बदल दिया, कहानी खत्म होगी। तो विवादित क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते, क्योंकि भर्ती केस में कोर्ट में इसीलिए जारी है। तो होता क्या है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आएगा 3, ठीक है, विवादित बता रहा हूँ, जितने विवादित क्वेश्चन हो अब तक इस तरीके के, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो ज़्यादा संख्या है, अगर पूछ लिया कुल कितने हैं, ठीक है, कुल कितने हैं, और वहाँ पर 3 ऑप्शन में है तो आपको 3 लगाना है, अगर 3 नहीं है तो आपको 2 लगाना है,
ठीक है, तो इस चीज़ में इसके बाद कंफ्यूज कभी मत होना। फिलहाल चलो 2 सेकंड में से पीछे हट रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो और उसके बाद हम पूरे के पूरे स्वर जितने भी 52 वर्ण हैं ये सारे के सारे एक बार रिपीट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सब हो गया होगा। परिभाषा मिटा दूं? ऐसे मिटानी चाहिए नहीं थी यहाँ परिभाषा, कोई बात नहीं, छोड़ो। चलो परिभाषा की ले लेते हैं। मैंने आपको यहाँ भी क्या लिखा था, मैंने लिखा था अतः, और मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी क्या, भेद में जो भेद थे मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, एक तो लिखा था स्वर और एक लिखा था व्यंजन और एक लिखा मैंने ये अयोग वहाँ। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि परिभाषा रटने की नहीं है, परिभाषा समझने की है, और वहाँ पर कई ऑप्शन आ गए तो हमने तो ये परिभाषा पढ़ी है, तो आप परिभाषा सीधा बनानी सीख लो। आप अपनी खुद की परिभाषा दे दो, अगर एग्जामिनर ने 3 दी है तो आप चौथी अपनी तरफ से भी उसे दे सकोगे, देख चौथी परिभाषा ये भी हो सकती थी, बताओ कितनी परिभाषाएं बनाए। मैं कहूँ कि स्वर, व्यंजन और अयोगवा, सभी स्वर व्यंजन अयोगवा के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। एक परिभाषा और बन गई। वर्णों की वह माला जिसमें स्वर व्यंजन अयोगवा व्यवस्थित हो क्या कहलाएगी, वर्णमाला। एक सभी वर्णों को हम इस तरह एक ऐसे व्यवस्थित क्रम में पिराया जाए जिसमें स्वर व्यंजन अयोगवा तीनों शामिल हो तो क्या, वर्णमाला बन गई। तो ऐसे कितनी परिभाषा अपने तरीके से बना लो, तो अब जब कोई भी परिभाषा आएगी ना आप समझ जाओगे कि परिभाषा है या नहीं है तो सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने याद करा दी, मतलब सॉरी रटवा दी नहीं, एकदम समझा दी कि ये आएगी कैसे। अब पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई कुछ वर्ण ऐसे लिखे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे लिखे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे लिखे होते हैं। तो मैं एक बार मतलब अभी पूरे के पूरे वर्ण पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ लिखाऊंगा ताकि आप थोड़े से तो रिवाइज कर लो अगर आपके नहीं याद है। दूसरी बात, जैसे ये पे है, अब लिखते स्टार्ट करो, ऐसे अनार आ उल्लू, ये बड़ा उसे ऊन। एक चीज़ और, ठीक है, अब ये क्या है, हमने क्या लिखा यहाँ से, ये सारे लिखने के बाद रेशे ऋषि, ऐसे डी, ऐसे अणक, ओ से ओखली और ओ से औरत। मैं पूछूँ आपसे ये क्या है तो आप कहोगे ओ, मैं आपसे पूछूँ ये क्या है तो कुछ होगे जो इसे भी कहेंगे क्या ये भी है ओ। नहीं भाई, मैंने कभी क्या अभी जब वर्ण की परिभाषा बताई थी तो क्या बताया था कि हर एक साउंड के लिए हमने एक आकृति दी है, इसकी आकृति इसकी आकृति, जब दोनों की आकृति अलग है तो ये दोनों एक जैसा साउंड कैसे देते गए। इसकी आकृति अलग है, इसकी आकृति अलग है, ये है ओ और ये है औ, ये है ओ और ये है औ। तो आपके बाद इसके बाद तुम कभी गलती मत करना, क्योंकि ये है ओ, जब हम बोलते भी हैं तो बोलते समय तो ठीक कर लेते हैं, जैसे कि ओ से ओखली और औ से औरत बोलते हैं ना, ओ से ओखली और औ से औरत। टेलीग्राम मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो एक लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सएप का या टेलीग्राम ग्रुप का, मैं दोनों ही जगह गिरवा दूंगा। उसमें एक चार्ट रहेगा, उस चार्ट में क्या कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, उसमें हर तरह के जितने भी हैं, कंठ भी, तालु भी, मूर्धा भी, दंतव्य और ओष्ठ भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें की एग्जैक्टली लोकेशन मिलेगी आपको कि भाई कंठ ये होता है, तालु ऊपर का होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लोकेशन मिलेगी। तो आप बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, जब कोई आप वर्ण पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेगी। तो उसके बाद ये कितने, 2 4 6 8 10 और 1 11। तो मैंने कहा था कि कुछ से लिखे होते हैं ऐसे में, और फिर उसके बाद कुछ एक बड़े से खन्ने में बहुत सारे ऐसे लिखे होते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या कबूतर, ख खरगोश, ग गमला और घ घड़ी। इस चीज़ को आप याद रख लें। मैं इसमें एक एरर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कभी अभी कमेंट कर दो कि भाई ये गलत पढ़ा है, मैं इसमें एक एरर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अभी बताऊंगा। तो ये था कै वर्ग, कै चे टे, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप पे ऐसा ना आते हो तो ये हेल्प करेंगे, कचट तप तय और ये पे,
क्योंकि हम जब यहाँ से पढ़ेंगे ना क्या कबूतर एकदम पढ़ दे, क्या कबूतर, क्या खरगोश, क्या गमला, क्या घड़ी, अणखल्ली। फिर उसके बाद में जाए थोड़ा सा अटक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। उसके बाद क्या है, कचट तप, ये याद कर लो। क्या के बाद क्या था, च। फिर उसके बाद लिख दो कि भाई च चम्मच, छ चाता, जय जहाज, जय झंडे, अणखल्ली। अब कौन सा अणखल्ली, अब कौन सा अणखल्ली, अणखल्ली वाला आएगा ये भी अणखल्ली नहीं है सारे के सारे। इसके बाद जो अणखल्ली आएगा वो ये आएगा। हमने क्या कहा, अणखल्ली, हमने फिर यहाँ क्या कहा, अणखल्ली, हमने यहाँ क्या कहा, अणखल्ली। ये अणखल्ली नहीं है, एक अण है, एक अय्या है, एक अन है। ये सारी चीज़ें में बिल्कुल साउंड के साथ जब इसके एक एग्जाम्पल दिए जाएगा ना तो आप उनको समझोगे कि डिफाइन कर पाओगे। एक लगता है पतंजलि में, एक लगता है पतंजलि में, एक लगता है अंडे में। दोनों में ही बिंदी हम टेक देते हैं ऊपर, लेकिन अंडे की अलग होती है और पतंजलि की आवाज़ अलग होती है। तो ये सारी की सारी जो अण, अय्या, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहो। कचट त, क्या आ गया भाई, कचट ट आ गया। ट के ही सारे वर्ण आएंगे, ट टमाटर, ठ टटेरा, डै डमरू, डै ढक्कन, सॉरी डै डमरू और डै ढक्कन। कचट त आ गया। अब त से एकदम पढ़ दोगे आप, त तरबूज, थ थन, दै दवात, नैनल, एक मिनट, त तरबूज, थ थन, दै दवात, दै धनुष, नैनल, और ये आएगा पे। ये थोड़ा फॉर्मेट ऐसे चला गया। तो इसमें ये जो मैंने कहा था कि एक तो ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में एक बड़ा सा बॉक्स में ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये अलग है, ये हमने बिल्कुल अलग लिखे हुए हैं, ठीक है, ये हमने अलग लो, इनको एक मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, जिस तरीके से मैंने कहा था बिल्कुल उसी तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया। और एक बॉक्स बन गया ये वाला हमारा, ठीक है, एक बॉक्स बन गया क्या, ये वाला। ये सारे बॉक्स अलग है और इनका मतलब भी अलग अलग है। जैसे कि ये भी क्या है, सारे स्वर हैं, ये व्यंजन, सारे स्वर हैं, ये सब व्यंजन है। अब इसके बाद जो लिखाऊंगा ये भी व्यंजन है, लेकिन ये अलग कर दिए, ये अलग कर दिए। उसका कारण क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा होगा जैसे कि ये हो गया हमारे स्पर्श व्यंजन, ये हो गया क्या हमारे स्पर्श व्यंजन। एक चीज और, ये क है तो ये सारे के सारे एक ही साउंड देंगे, ये च है ये च जैसा साउंड देंगे सारे के सारे। तो इसीलिए हमने ये एक वर्ग बनाए हो, क्या ये सारे हमने क्या बना रखे हैं, ये हमने बना रखे हैं वर्ग, ठीक है। अभी इनकी बिल्कुल अलग अलग जब स्वर पढ़ेंगे तब डिटेल में भी स्वर पढ़ेंगे, जब व्यंजन पढ़ेंगे सब डिटेल में बिल्कुल व्यंजन पढ़ेंगे। यहाँ तक की वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो। मुझे पता है अगर यहाँ तक के बने हुए हो तो वीडियो तो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब जब क्लासें आती रहेगी, ठीक है। कुछ कंटेंट आपको ऐसा भी मिलेगा जो शायद ना ही तो अब तो तुमने किताब में देखा होगा, ना ही कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा होगा। कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी मिलेगी आपको, यूनिक वाली। उसके बाद में कुछ शब्द मैंने बोले थे कि भाई एक ऐसे है, फिर एक बड़ा सा खन्ना ऐसे है, फिर 4 शब्द ऐसे आएंगे, फिर 4 शब्द ऐसे आएंगे, कहा था ना। तो उसके बाद में क्या है, देखो ये पै पतंग, फै फल, बै बकरी, भै भट्टी, मैं मच्छी, ये है। अब क्या आएगा, ये र ल, ये र ल, ये थोड़े से अलग है। क्यों है, ये है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन, ये र ल और ल, इनका सिस्टम अलग है, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आते हैं हमारे क्या, ऊष्म व्यंजन। कौन से कलर का मार्कर जो रखी रहती है इंक वही डल जा, ये है लेव है। उसके बाद क्या, ऊष्म व्यंजन। कुछ ऊष्म कह दो, या इसी को हम बोलते हैं क्या, संघर्ष व्यंजन। संघर्ष व्यंजन, संघर्ष व्यंजन या ऊष्म व्यंजन दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि ये जो व्यंजन है इनमें क्या है कि बहुत तगड़ी हीट पैदा होती है। कैसे, आप बोल के देखो एक बार, शह शलजम, शह षटकोण, शह सपेरा और है हल। कलर का हो जाता है भाई, आगे पीछे छोड़ो इस बात को। शह सह सह, आप अपने नाक के नीचे आप एक उंगली रखो और उसके बाद में इनका उच्चारण करो, शह शह शह।
श श श ह, तो आपको देखोगे कि बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हवा आएगी अंदर से, ठीक है, तुम्हारी नाक से मुंह से इन शब्द को बोलते हुए बहुत गर्म हवा आएगी, ठीक। जब बहुत ज़्यादा गर्म हवा आएगी इसीलिए इनको बोला है संघर्ष, यानी बहुत संघर्ष करके ही ये आवाज़ आती है। ऊष्म व्यंजन यानी बहुत ज़्यादा ऊष्म, बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है जब ये हम इनका उच्चारण करते हैं, तो इसलिए हमने इनका बोला है क्या, ऊष्म या संघर्ष व्यंजन। इनसे ऊपर वाले हो गए अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये सारे के सारे बिल्कुल हर कोई अलग साउंड देता है। अब आप देखो कि 52 वर्णों में कोई भी ऐसा है जो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली एक जैसा हो, बिल्कुल एक जैसा कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल एक जैसा हो, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद हमारे आते हैं ये 4 4 4, और उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या 2, कौन से आते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे अक्षय छतरिया, त्रय त्रिशूल और साथ में ज्ञ ज्ञानी, और एक होता है हमारा त्रय। उसके बाद में सिर्फ 2 चीज़ रह गई, 2 चीज़ रह गई, और वे कौन सी है, ये बोर्ड पे दिख भी रहा है, 1 मिनट में कैमरे में देख लूँ इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक होती है द्विगुण व्यंजन, छोड़, द्विगुण व्यंजन या इसी को हम बोलते हैं उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, उक्षिप्त व्यंजन होते हैं भाई ये वाले। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो यहाँ लिखवा दिए, और ये तो 3 बार आ गया, एक तो यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, और एक यहाँ पर आ गया, ये तो 2 अलग अलग, ये तो 3 अलग हो गए, और ये 2 बार आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। इनका मैटर क्या है भाई, तो इनका मैटर, 1 मिनट ये गलत हो गया था भाई, इस बिंदु को जो मैंने यहाँ पर लगा दी थी ना, ये वाली बिंदु, इसको मिटा लेना बिल्कुल, क्यों कि ये बिंदु आएगी यहाँ पर। अब देखो ये 2 बिंदु लगी ना, ये और ये दोनों हो गए बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग अलग हो गए। इन दोनों पे नीचे बिंदु नहीं है, इनके नीचे बिंदु है, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो गए। अब बोलेगे कि ये और ये एक जैसा हो गया, मैंने आपको बोलता है ये गलत लिखा है, मैंने अभी सही करूंगा मैं से, ताकि अगर मैं शुरू में लगा देता ना ऐसे, तो आप इस बिंदु पे शायद ध्यान ना देते, इसलिए मैंने ये रोक दी थी कि ये सब सारे के सारे ये तीनों बताऊंगा, तो इन्हें बताऊंगा इन्हें फ़र्क क्या है, कि भाई इसके तो बिंदु यहाँ पे लगी हुई है, इसके बिंदु है ही, और इसमें जो बिंदु है वो लगी हुई है नीचे, ठीक। तो इसकी साइड में है, इसके यहाँ पे है, इसे बोलते हैं हम अणखल्ली वाला, इसे बोलते हैं हम डे, और इसे बोलते हैं डे, इसे बोलते हैं उक्षिप्त वाला। ये दोनों यूज एक ही तरह होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि ऐसे तो आगे बताऊंगा, जब ये सारे के सारे जो स्पर्श व्यंजन, सॉरी जितने भी ये स्पर्श व्यंजन हैं और सारे के सारे व्यंजन है पढ़ाऊंगा। ये क्या है, इसे बोलते हैं जब हम कोई भी चीज़ ऐसे बोलते हैं गड्ढा, हम बोलते हैं ना गड्ढा, तो अब ग के बाद डे आ रहा है, ग के बाद डे आ रहा है, तो अब हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब हम इनमें से अभी कोई बीच में यूज आएगा तो हम इन दोनों में से लगाएंगे, गड्ढे में ये वाला लगाएंगे डे, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई पहले शब्द में, जब शुरुआत ही हम इससे करें डंडा, शुरुआती हमने इससे करी है, जब किसी से शब्द शुरुआत करते हैं तो हम लगाएंगे ये वाला, ठीक। इन दो को यूज करेंगे। जब शुरुआत, जब ढक्कन है, हम शुरुआत इससे करेंगे तो बिंदी नहीं लगाएंगे। जब हम शुरुआत इन दोनों से करेंगे किसी भी शब्द की तो नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम इनसे शुरुआत करेंगे, इनसे सॉरी, जब हम कोई शुरुआत करेंगे और इनके बिना किसी और से शुरुआत करेंगे, जैसे गड्ढा, गे से शुरुआत की अब हमने, तो उसके बाद में ये आएगी। यानी शुरुआत की है इनसे तो नहीं आएगी बिंदी, और उसके बाद जब भी कहीं आएगा, चाहे बीच में चाहे लास्ट में, बिंदी आएगी। ये है स्पर्श व्यंजन, ठीक। और ये सारे के सारे मैंने यहाँ लिख दिया अंतस्थ व्यंजन है, उसमें संघर्ष व्यंजन है। लेकिन ये सारे के सारे, ये दोनों के दोनों ही क्या है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, ये है व्यंजन। ये दोनों के दोनों ही क्या है, व्यंजन। अब एक बात बताओ आप, ये मैंने सारे लिखवा दिए, अभी कुछ रह गया? बिल्कुल रह गया। स्वर बता दिए, व्यंजन बता दिए, अयोग वाह तो रह गए। तो अयोग वाह के लिए आ जाओ भाई, यहाँ पे एक छोटा सा जगह यहाँ पे छोड़ दो अयोग वाह के लिए। अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह कितने बताए थे मैंने? 2 अयोग वाह होते हैं 2। कौन कौन से? एक तो होती है ये चंद्रबिंदी,
और एक होती है खाली सिर्फ बिंदी। इन दोनों को तो हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये फिलहाल अभी आप रहने दो, ज़्यादा डीप में चल जाओगे यहीं से समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में बोलोगे कि भाई समझ में नहीं आया। फिलहाल आप इतना याद रख लो, ये दो होते हैं और एक होता है हमारा अयोगवाह, सॉरी विसर्ग। या इसको भी आप बस खाली साइन बना दो कि भाई ऐसे करके ये है, ठीक है। इसका भी बस आप साइन बना लो और कुछ मत करो, बस इतना कर दो, ठीक है। अब एक बार गिन लेते हैं भाई, मैंने 52 लिखे हैं, 52 हुए भी हैं नहीं हुए हैं, तो ये 11 तो हो गए ये, ठीक है। जो हमारे स्वर हैं 11 तो हो गए ये, इनकी संख्या कितनी है? एक उसमें 5 है, तो टोटल होगी कितनी? 25। 25 हो गए क्या हमारे स्पर्श व्यंजन, 25 हो गए क्या स्पर्श व्यंजन। और उसके अलावा 4 हो गए ये, 4 ये, 4 ये, 4 तिया कितने हो गए? या मैं लिख ही देता हूं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। उसके बाद में लिखवाया क्या? ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है? 4। और फिर उसके बाद में 4 लिखवाया है मैंने, यहाँ पर मत देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है। जो 4 लिखवाया है मैंने वे क्या लिखवाया है? जो बिल्कुल मिला मिला, अक्षतरिया त्रिशूल ज्ञानी और ये लिखवाया है ना, अक्षतरिया त्रिशूल ज्ञानी, ऐसे करके 4 लिखवाए हुए। यह संयुक्त व्यंजन आपके, संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? 4। और इसके बाद 2 लिखवाए मैंने, क्या ये जो उक्षिप्त व्यंजन। एक चीज और भी, जो उक्षिप्त व्यंजन है इनको कई बार उत्क्षेपित व्यंजन कह देते हैं लोग, तो आप या एग्जाम में पूछ ले, हाल तो आएगा नहीं, उक्षिप्त व्यंजन ही आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ हिंदी पढ़ी है, उक्षिप्त व्यंजन वो उत्क्षेपित व्यंजन कितने हैं, तो आप उत्क्षेपित व्यंजन भी यही पढ़ लेना, उक्षिप्त उत्क्षेपित, ठीक है। यदि आप कंफ्यूज हो जाओ तो 2 हो गए ये, फिर 2 हो गए आपके ये अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन हो गए। और उसके बाद द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन चमक तो रहा होगा इतना छोटा सभी को। ये द्विगुण व्यंजन हो गया। और ये उसके बाद क्या हो गया? विसर्ग, विसर्ग और साथ में अनुस्वार। या सीधा सीधा इसे अयोगवाह लिख लो आप, अयोगवाह। 25 और 11, 25 26 और क्या हो गया? 36, 36 और 4 ये, 36 और 4 कितने हो गए? 40, 40 और 4 4 ये 48, 49 50 और 2 52, 52 हो गया कंप्लीट। तो आपसे पूछे वर्णमाला में कुल कितने होते हैं, तो आप बिल्कुल डिटेल में बताना कि स्वर इतने होते हैं, स्पर्श व्यंजन इतने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन इतने होते हैं, ऊष्म व्यंजन इतने होते हैं, संयुक्त व्यंजन इतने होते हैं। सारे पूरा फॉर्मेट बता देना, वैसे कैमरे में सब कुछ आ रहा है, तो इसको फिलहाल आप नोट करो। एक हल्की सी एरर हो गई थी, ये वाली, ये श्रेय जो होता है ना, श्रेय हम लगाते हैं अपने पिताजी के नाम से पहले श्री, ठीक है, इंग्लिश में लगता है मिस्टर, तो श्री लगाने के लिए पहले इसका ये यूज होता है। ये हल्का सा रह गया था, इसको ध्यान रखना। तो दोस्तों मुझे पता है इतना तो आपने कर लिया होगा नोट, ठीक है। इसके आगे क्या आते हैं, तो मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ाई। कौन कौन सी 3 चीज़ पढ़ाई? एक पढ़ाया स्वर, एक पढ़ाया व्यंजन, और एक बताया मैंने आपको अयोगवाह, ठीक है। तो ये 3 चीज़ से मिलकर ही वर्णमाला बनी है। वर्णमाला में 3 ही चीज़ है। तो अब जब सबसे पहले स्वर, उसके बाद में व्यंजन और फिर अयोगवाह, हम तीनों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो स्वर है, ठीक है, ये जो स्वर है इसका क्या है कि एक छोटी सी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक हो, ठीक है। यानी ये कह दो कि वह वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता ना पड़े, वे क्या कहलाएंगे? वे स्वर कहलाएंगे। बोले अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा कैसे तरीके से कि दूसरे वर्णों की भी जरूरत पड़ रही है? जैसे कि मैंने बोला यहाँ ए, इसके लिए किसी चीज़ की जरूरत है, तो आप बोलोगे नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यहाँ बे, यहाँ मैं बोलता हूँ तय, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, ये हलंत बोलते हैं जिसे,
ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को बै को यहाँ पर हलंत लगा दूँ यहाँ पर इसके नीचे, तो ये अब इस बै में इस बै में दोनों में फ़र्क आ गया। क्या फ़र्क आ गया कि बै प्लस, अब मैंने इसमें से ए निकाल लिया, इस बै में से मैंने जब ए अलग कर दिया तो ये इसमें हलंत आ जाएगा, यानी अब ये आधा बै हो गया। ये क्या दो स्वर रहित हो गया, स्वर सहित नहीं, अब ये स्वर रहित हो गया है। तो ऐसे ही तय है, इस तय में अगर हम हलंत लगा देंगे तो इसमें से भी ए बाहर आ जाएगा। यानी सभी व्यंजनों, ये जितने भी व्यंजन है, अभी व्यंजन आगे पढ़ाऊंगा, जितने भी व्यंजन है उन सभी व्यंजनों को किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। हर व्यंजन में कोई व्यंजन अपने आप में ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो, ठीक है। तो हमेशा ही व्यंजन जो होते हैं, जितने भी वर्णमाला के व्यंजन हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, ये स्वर सहित होते हैं। अगर स्वर रहित कर दिया, यानी स्वर के बिना कर दिया, तो इसमें से जैसे ए बाहर हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि जितने भी हमारे स्वर हैं वे सभी स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। इसको रफ कर देता हूँ। ये चीज़ें आएगी जब संधि पढ़ेंगे। संधि का काम ही ये है, जब हम संधि पढ़ते हैं तो जो स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, उनमें ये चीज़ें आएगी। अगर आपकी वर्णमाला अच्छी है तो ही आप आगे हिंदी पढ़ पाओगे। और संधि का तो सीन ऐसा है, अगर आपने वर्णमाला नहीं पढ़ी तो संधि पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक। तो एक स्टेटमेंट नोट लिखा कि जिन वर्णों के उच्चारण से, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता ना पड़े वही क्या होंगे, स्वर कहलाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे स्वर है, मैं यहाँ पे एक बार स्वर लिख देता हूँ। क्या था, एक तो ए था, आ था, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। सॉरी, औ से औरत, सॉरी ओखली, और ये है औरत, ठीक। कितने हो गए, 2 4 6 8 10 और 1 11 ही होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नोट करो। मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, संख्या, ठीक है। बस यही नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, और मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। उसमें मैंने ऑप्शन भी दे दिए। अभी कितने दे दिए, एक ऑप्शन है 11, एक ऑप्शन है 12, एक ऑप्शन है 13 और एक ऑप्शन है 14, या 14 नहीं, हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या 10। तो अब आंसर आप क्या दोगे, 11 लगाओगे तो हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि एक बार यहाँ पे आप थोड़ा नोट करो, जितने भी ये स्वर है 11 के 11 स्वर है, इन 11 स्वरों में से जो ये रैषा ऋषि है, ये जो रैषा ऋषि है, इसमें ये रैषा ऋषि वाला जो भोलेनाथ तिवारी जी है हमारे, ये रैषा ऋषि को स्वर नहीं मानते। ये कहते हैं कि रैषा ऋषि स्वर ही नहीं है, और अगर ये स्वर नहीं है तो क्या संख्या बची, तो आप जवाब दोगे 10। यानी भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो स्वरों की संख्या है वह होगी 10, क्योंकि भोलानाथ तिवारी रैषा ऋषि को स्वर नहीं मानते। ये बात आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे एक बार स्वर की संख्या लिख लेते हैं, नोट कर लो, स्वरों की संख्या, ठीक। अलग अलग तरीके से होती है। कैसे, जैसे मैं बोलूं कि हिंदी में स्वर कितने हैं, तो उसका आप क्या जवाब दोगे, आप कहोगे कि हिंदी में जो स्वर है वे है 11, क्योंकि मैंने बिल्कुल 11 लिखवा रखे आपके सामने। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये प्राकृत रूप से कितने होते हैं, प्राकृत रूप से स्वर की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा प्राकृतिक रूप से स्वर की संख्या होती है 10। यानी भोलानाथ तिवारी ने जो स्वर हटा दिया वो यही है। यानी जो मैंने लिखी प्राकृतिक रूप से, ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार है, ठीक है। अगर पूछे प्राकृतिक रूप से तो आपको 10 देना है, बोले भोलानाथ तिवारी के अनुसार तो भी आपको 10 देना है, ठीक है। तो ये जो हिंदी में स्वर है 11, प्राकृतिक रूप से है 10। अब इसमें क्या है, इसे आप मैथमेटिक तरीके से मैं याद करा देता हूँ। कैसे, हिंदी, ठीक है, हिंदी में जो स्वर है माइनस कर दो उनमें से रैषा ऋषि, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 11 स्वर आपके। उसके बाद एक आता है, संस्कृत में पूछ लेते हैं कभी कभी कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो होती है कितनी, 13। कैसे, हिंदी में जो 11 होते हैं वे तो होते ही है, साथ में ये जो रैषा ऋषि मैंने आपको लिखवाया है ये ऐसे होता है, एक होता है बड़े वाला रैषा ऋषि,
एक होता है बड़े रेशा ऋषि, जो ये तो रेशा ऋषि है जो ऋषि में लगता है, जो ऋषि मुनि होते हैं, और ये लगता है ऋचा में, जो होती है ना ऋचा, ठीक है, ये उसमें काम करता है, ठीक। और उसके अलावा एक होता है ये ल के नीचे जो र होता है, ल, ठीक। अगर आप ये दो इसमें से माइनस कर दोगे, हिंदी में से ये दो आपने माइनस कर, सॉरी ये प्लस कर दिया आपने, ठीक, तो कितने हो जाएंगे 10, 11, 12 और 1 13। तो संस्कृत में कितने होते हैं 13 होते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई बताइए कौन से ऐसे स्वर है जो संस्कृत में होते हैं एक्स्ट्रा हिंदी के अकॉर्डिंग, तो आप ये दो दोगे। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए स्वर की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अब आप ये पूछोगे स्वर की संख्या पूछिए, बताओ 11 लगाए या 13 लगाए, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि स्वर की संख्या कितनी है, 11 है या 13 है। तो आपको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, चलो यहाँ जगह बच रही है, ठीक है। ये हल्की चीज नोट कर लेना जो आप कंफ्यूज ना हो। स्वरों की संख्या, ठीक, हिंदी में, तो हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी है तो 11 लगाओगे, ठीक। उसके अलावा पूछ लिया कि संस्कृत में कितनी है, तो सारी वहां पे लिखिए संस्कृत में कितनी है, प्राकृत में कितनी है। लेकिन अगर पूछ लिया कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप जवाब दोगे 13, क्योंकि अब पूछ लिया कुल। अब आपसे पूछा है कि कुल स्वर कितने हैं, अगर कुल पूछ ले तो 13 देने हैं। अब बात ये होती है कि अगर पूछ लिया कि बताइए स्वरों की संख्या कितनी है, अब ना तो यहाँ पे कहा कि हिंदी में कितने हैं, ना पूछा कि संस्कृत में कितने हैं, बस इतना सा क्वेश्चन है कि बताइए स्वर की संख्या कितनी है। एक नोट बना के लिख लेना, नोट क्या है समझने वाली चीज है। एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें देखेंगे हम ऑप्शन क्या है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, और सिर्फ वहां से इतना पूछा है कि बताइए स्वरों की संख्या कितनी है। अगर उसमें 13 है और कुल भी नहीं लगाया हुआ है, मैं यहाँ पर कुल हटा देता हूँ और पूछा कि स्वर की संख्या कितनी है, 11 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 10, 12, 13, 14 इस तरीके से है, या फिर 11 चाहे हो भी, चाहे 11 हो भी, अगर वहां पर पूछ लिया, अगर हिंदी में पूछा है स्पेशल रूप से, तो आप लगाओगे वहां पे 11। अगर आपसे पूछ लिया कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो आप लगाओगे 13। अगर वहां पर सिर्फ इतना पूछा है कि बताइए हिंदी में स्वर की संख्या, यो सॉरी स्वर की संख्या, लो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया आपके कि ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। अब ना तो यहाँ पर हिंदी आ रहा कि हिंदी में पूछे कितने हैं, ना ही संस्कृत आए, ना या प्राकृतिक आए, ना भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछा, लेकिन ऑप्शन में दे दिया 10 भी है, 11 सॉरी 12 भी है, 13 भी है। अब यहाँ 11 नहीं है, हमने देखा 13 है, तो हम 13 लगा देंगे। मैं यहाँ पे ऑप्शन 12 हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ 11। अब कितने हैं, तो अब भी 13 ही होंगे। अगर स्पेशल हिंदी में पूछे हैं तो ही हम बताएंगे, अगर हमसे पूछ ले कि स्वर की संख्या कितनी है तो हम 13 लगाएंगे। तो इन चीजों को आप हमेशा ही नोट करना, बल्कि अब तो कुछ चीजें हट गई, वरना तो ऐसे आते थे कि स्वरों की संख्या 14 भी थी, जो ये थे, क्या नाम है आपका, कहाँ गया ये जो लय है, इस लय के नीचे एक और आता था ये वाला, ये वाला, तो टोटल संख्या 14 हो जाती थी, लेकिन कुछ संशोधन किए गए और ये चीजें हटा दी। तो आप इन चीजों को हमेशा ही याद रखोगे, स्वर की संख्या कितनी होती है, 13 होती है अगर पूछ लिया, ठीक। वैसे ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, आप इसे अपने दिमाग में इतना ज्यादा मत रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं। 2 मिनट 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और कंप्लीट वीडियो नोट कर लो। तो इतना नोट हो गया। उसके बाद एक चीज और लिखो आप, जैसे स्वर है, उनका स्वर का क्या सीन है कि इसको आप देखो कभी भी कंठ और तालु का ही प्रयोग होता है, प्रयोग इसका, ठीक, कंठ और तालु, कंठ और तालु, कंठ और तालु का प्रयोग होता है। होठों का, जो होठ होते हैं हमारे, होठ और साथ में और जीभ, होठ और जीभ का प्रयोग नहीं होता।
नहीं होता। कंठ और तालु का प्रयोग होता है, होठ और जीभ का प्रयोग नहीं होता। लेकिन एक चीज अपवाद है। अब आप बोलोगे कि भाई जो ये ऊ है, अपवाद भी लिखो इसका। अपवाद क्या है? अपवाद है हमारा ये छोटा ऊ और एक होता है बड़े वाला ऊ। ये जो दोनों ही ऊ है, इसका क्या है? ये अपवाद है, क्योंकि आप समझते हो, देखा भी होगा आपने, आप बोलोगे तो होठों का प्रयोग होगा। ठीक है, होठों का प्रयोग होता है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम अब जो स्वर हैं हमारे, इन स्वरों को हम पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। कई तरह के इनके भेद हैं जो हम स्वर को मानते हैं, जैसे कि मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ये सारे स्वर को हम वन बाय वन लिखेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम क्या? मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ही तो एक होता है क्या, आपने देखा होगा, एक मात्रिक स्वर होता है। एक मात्रिक स्वर, इनके कई नाम होते हैं। जैसे कि एक मात्रिक स्वर को ही हम क्या ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। ये अलग अलग नाम इनके लिख लेना। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में पूछेगा तो कई तरीके से पूछेगा। एक मात्रिक स्वर जैसे होता है एक द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। ये जो द्विमात्रिक स्वर होते हैं, इसमें इसी को ही हम द्विमात्रिक स्वर को अन्य नाम से भी जानते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? संधि स्वर। ठीक, ये जो संधि स्वर है, इसी के साथ इसे हम बोलते हैं क्या? संयुक्त स्वर। ये नाम मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर, ये एक ही बात है, लेकिन एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा तो आप उसका जवाब बड़ी आसानी से दे दोगे। ठीक, उसके अलावा एक होता है हमारा क्या? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर को हम बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। इसी को हम बोलते हैं क्या? धार्मिक। धार्मिक रहने दो, पवित्र लिख लो, पवित्र स्वर। इसको हम बोलते हैं पवित्र स्वर। तो ये सारे नाम मैंने लिखवा दिए हैं जितने भी इसके प्रयोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग नाम से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक मात्रिक स्वर कौन सा है? एक मात्रिक, यानी एक ही मात्रा है। और मात्रा क्या होती है? ठीक है, चलो पहले मैं मात्रा ही लिखवा दूं आपको। ठीक, यहाँ पे लिख लो मात्रा, कि मात्रा क्या होती है। इसमें लिखना कि उच्चारण में लगने वाला समय, लगने वाला समय, यही कहलाता है क्या? मात्रा। लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है, कहलाता है। इसका क्या चीज है कि जब आपने कोई भी उच्चारण करोगे किसी चीज का, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया क्या? मैंने यहां पर लिखा ए। ठीक, मैंने यहां पर लिखा ई, मैंने यहां पर लिखा छोटा ऊ, मैंने यहां पर लिखा रैश्य ऋषि। लेकिन मैंने यहां पे जब लिखा अ, तो आपने क्या देखा? यहाँ पे बोला ए, यहाँ बोला अ, यहाँ पे बोला ई, और ये बोलेगा क्या? ई। छोटी से इमली, बड़ी से ईख, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय ज्यादा लगता है। मैंने यहाँ क्या लिखा? उच्चारण में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। यानी जिसको जो चीज हम पढ़ रहे हैं, ये जो चीज हम बोल रहे हैं, जिस चीज का हम उच्चारण कर रहे हैं, उसमें जो समय लग रहा है, समय को हमने मात्रा में डिफाइन किया गया है। यह है ए, यह है आ। तो आप बोल के देखो एक बार, यह है ए, यह क्या है? आ, यह है ई, यह ई, यह क्या? उ, और ये क्या है? ऊ। ठीक, और एक चीज और आती है क्या? एक चीज आती है हमारा, बच क्या गया? बच गया हमारा ये, एक बच गया ये, एक आ गया ओ से ओखली, और एक आ गया औ से औरत। इधर नीचे दिख रहा होगा। ये क्या चीज है? अब हमने इनको भी अलग अलग बांट दिया, इनको भी हमने अलग अलग बांट दिया। कैसे? जैसे कि अब एक चीज आती है ये त्रिमात्रिक, मैंने क्या बोला? प्लुत स्वर, मैंने बोला पवित्र स्वर। अब एक तो हो गया ए, एक हो गया आ, एक इससे भी बड़ा है जिसके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, ये क्या है? प्लुत स्वर। इसी को बोलते हैं हमने पवित्र स्वर। क्यों बोला?
क्योंकि आपने सुना होगा ओम, ये सुना है आपने कभी? जैसे हम बोलते हैं, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं कोष्ठक में, जब आप इस चीज को बोलते हो तो आप कैसे करते हो? ओ, कितना लंबा खींच दिया आपने। मैंने बोला यहाँ पर क्या, मैंने बोल दिया यहाँ पे, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मैंने बोला यहाँ पर राम, ये तो बिल्कुल एक नाम है, इसमें तो प्रयोग हुआ है इसका, लेकिन मैंने जब यहाँ पर बोल दिया, मैं किसी को आवाज लगा रहा हूं, जैसे खेत पर खड़े हैं हम, ठीक है, इस डोल से उस डोल पे आवाज लगानी है खेत पार करके, तो हम क्या बोलेंगे? राम, यानी जोर से बोलेंगे, ठीक है, किसी चीज का उच्चारण करने के लिए या फिर किसी का संवाद करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना ये हे राम, हे राम, जब कहीं ये प्रयोग हो जाए, विस्मयाबोधक चिन्ह बोलते हैं इसको, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक, जब किस जगह ये यूज हो जाए, जब बोलते हैं हे राम, हे भगवान, किसी को बोलते हैं ना हे भगवान, ये क्या हुआ, बहुत अन्याय हुआ इसके ऊपर, तो इसी जगह यूज किया जाता है त्रिमात्रिक स्वर का, ठीक, विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको जहां मिलेंगे वहां त्रिमात्रिक स्वर होगा, किसी नाटक के संवाद में मिलता है, ठीक है। और दूसरी क्या है इसकी, आपने देखा होगा ना कहीं ये ऐसे ऐसे बीच बीच में ऐसा बना होता है, तो ये बोलता है अब ये है राम, नहीं, जैसे ये है क्या, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आ गया राम, ये राम है और ये राम, ये राम है, ये क्या है राम, मोहन मोहन, तो जब हम किसी चीज को लंबा खींचते हैं उसी को बोलते हैं, जैसे ओम है, ओम का क्या होता है ओम, बहुत लंबा खींचता है, तो इसीलिए हमने इसको त्रिमात्रिक स्वर में रखा, क्योंकि त्रिमात्रिक यानी जिसमें लगभग तीन मात्रा लगे, तीन मात्रा का तो कम से कम होना ही चाहिए। मैं ओम बोल दूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा मैं ओम बोलता हूँ यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसको लंबा सा थोड़ा सा खींचता हूँ तो ये त्रिमात्रिक स्वर बन जाएगा। अब लेकिन इसमें भी अब एक चीज ये, दूसरी है, तीसरी है, इसमें भी कई फॉर्मेट होते हैं। कैसे? ये जो है ये है क्या, एक मिनट में इसको यहाँ पे इसे रफ कर देता हूँ, क्यों, इस चीज को परिभाषित करने के लिए। द्विमात्रिक स्वर में भी दो चीजें होती है। कैसे होती है? जैसे कि ये आ है, अगर मैं इस आ को तोड़ता हूं, मैं अगर इस आ को तोड़ता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, मैं यहाँ पर लिखूंगा ए प्लस ए, तो ये क्या बन गया, आ बन गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया ई प्लस ई, तो ये क्या, बड़ी ई बन गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया उ प्लस उ, तो ये बड़ा ऊ बन गया। लेकिन अगर मैं ए लिखता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस ई। जब मैंने ए प्लस ई लिखा तो ये ए बन गया। अब देखो आप यहाँ पे उ प्लस उ है, या ई प्लस ई बन के ई बड़ा ई बना, ए प्लस ए मिल के आ बना, लेकिन यहाँ एक ए है और एक ई है। तो ये जो स्वर है, ये जो कहलाए ये बोलेंगे हम क्या, ये बोलेंगे हम इन सबको सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। और इनको जो हम बोलेंगे ये हो गए विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। ये ए प्लस ई से बना, और ये कैसे, ये बनेगा आपका ए प्लस ए से, ए प्लस ए को मिलाकर ए आएगा, साथ में ऐसे ही ए प्लस ऊ को मिलाओगे तो ये आएगा ओ। और अगर आप सीधा ए को बड़े ऊ से मिला दोगे तो ये ओ से औरत बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखोगे। मैं एक बार ये देख लूं कि कैमरे पे इतना नीचे आ भी रहा है, नहीं आ रहा। आ रहा है, लगभग यहाँ तक आ रहा है अंदाजा। ठीक, तो ये ए प्लस ऊ बन गया, ये ए प्लस, जब हम इसको, यही चीज यहां पर आ गई। लेकिन अब आप थोड़ा मैथमेटिक्स मत लगा देना इसमें, कभी आप मैथमेटिक्स लगा दो इसमें, जैसे कि आप मैथ लगाते हो तो मैथ करते हो ना आप कि भाई यहाँ पे ये क्या है, ये है ए, ठीक है, ये है क्या ए, ठीक है, हमने ए प्लस ऊ मिलाकर हमने ओ बना दिया।
ठीक है, तो मैथ में क्या होता है कि ए प्लस मिला के ओ है, और साथ में ये जो ए प्लस ओ मिला कर बड़ा औ से औरत बना है, ये औ बन गया। तो आप ये मत कर देना कि इसकी जगह पे अब जो हम ए प्लस ऊ कर देंगे और यहाँ बन जाएगा ओ, ठीक, सॉरी औ। तो ये जो चीज़ है ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे आप, कभी आप मैथ की तरह लगा दो कि अगर ए प्लस ओ है, ए प्लस ओ डबल ओ है और औरत बन गया, तो हम ए प्लस ऊ कर दोगे, फिर तो आप इसको ऐसे भी कर दोगे कि ये बन गया आ और प्लस ऊ और ये बन गया बड़े से ओ, ठीक। तो ये मैथ नहीं पढ़ रहे आप, ये मैथ नहीं पढ़ रहे हो आप, इस चीज़ को आप याद रखोगे, जो चीज़ लिखवाई गई है सिर्फ आपको वही देखनी है, वही याद करनी है, वही रट लेनी है, वही समझ लेनी है, ज़्यादा चीज़ आपको नहीं देखनी। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद ये हो गए हैं 3। अब इसी चीज़ को अगर मैं लिखाऊं, अगर आपसे पूछे कि बताइए द्विमात्रिक स्वर कितने होते हैं, द्विमात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं 7। इनकी संख्या कितनी है, ये हो गए टोटल 4, ये हो गया टोटल 7, और ये तो एक ही है, बल्कि एक क्या है किसी भी तरीके से ले लो इसे, तो 4 और 3 वो 7 और 4 11 ही मैंने आपको बताए थे, ठीक। अब अगर आप इसको 13 करना चाहोगे संस्कृत के तरीके से, तो इसमें जो है एक आ जाएगा ल, ठीक है, लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा ल, एक ये बढ़ जाएगा और फिर एक बढ़ जाएगा इसमें, ठीक। तो उसे आप कन्फ्यूज नहीं होना, आप इसको छोड़ो, बस आप इसे लिख लेना अगर लिखोगे तो, लेकिन आप फिर इसको 5 काउंट करोगे, आप अलग से नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो कि जो ये ल के नीचे अगर र कहीं पर आ जाए तो ये होता है आपका एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर कह लो या फिर हस स्वर कह लो, ये दोनों एक ही बात हो जाएगी। तो फिलहाल आप इसको नोट करो, फिर हम अगले पे जाएंगे। एक चीज हल्की सी उसमें नोट कर लेना, इसको हम विशाल स्वर भी कहते हैं, विशाल स्वर, ठीक है, हम इसको विशाल स्वर भी कहते हैं। मैं सारा नाम बताता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इसको लिखने है ना दीर्घ स्वर, इसको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और तो बाकी इसमें सारी चीजें कंप्लीट कर दी मैंने, इसको ठीक तरीके लिख लो, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। तो फिलहाल इसको नोट करो और इसके बाद पर चलते हैं हम स्वर के बाद। यहाँ पे लिखा है मैंने मात्रा व उच्चारण के आधार पर भी मैं यही तो पढ़ा रहा था ना, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, ये 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई। तो ये जो स्वर के भेद है ये होते हैं 2, प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। अब मैं आपका एक डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूं, कभी आप वहां पे पूछे एग्जाम में कि बताइए स्वर के भेद कितने और आप लगाया है 2, तो हो जाएगा गलत। ये स्टार्टिंग में मैंने जो लिखा है ना, इस पर थोड़ा फोकस करो, मात्रा व उच्चारण के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं, इसके आधार पर ही सारी चीजें लिखी हुई है। इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो मात्रा व उच्चारण के आधार पर, तो वो अभी थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसके मैं एक ओवरऑल बढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें जो आपको काउंटिंग हो जाए, एक तरीके से गिन ले और आपका थोड़ा सा दोबारा से याद हो जाए। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2, मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। कैसे, मैंने अभी आपको बताया था क्या, एक मात्रिक स्वर, एक पढ़ाया था आपको द्विमात्रिक स्वर, जिसे हमने दीर्घ स्वर भी कहा ना दीर्घ स्वर, और एक पढ़ाया था प्लुत स्वर। तो जो एक मात्रिक स्वर है, ये जो द्विमात्रिक स्वर है, ये जो क्या नाम प्लुत स्वर है, इसका आपने क्या देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ ए था, यहाँ पर फिर ई था, और यहाँ पर एक ऊतर एक रश ऋषि। तो ये भी आपने देखा कि मेरे 52 वर्णों में ये भी है। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ 3 चीज लिखवाई थी, इसी चीज को ए का आ बना, ए प्लस ए आ बना, छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई बना, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बना था एक। फिर मैंने उसके बाद 4 लिखवाए थे, एक ये और ओ से ओखली और औ से औरत, 4 चीज ये लिखवाई थी आपको मैंने। तो आप बताइए यहाँ पे मैंने जो लिखवाया था जैसे कि राम ऐसे करके, या फिर विस्मादि बोधक चिन्ह बताया था मैंने आपको ये। अब मुझे ये बताओ कि आपने ये 52 वर्णों में कहीं देखा है?
52 वर्णों में आपने कहीं ये देखा है प्लुत स्वर में जो भी चीज मैंने पढ़ाई है कि आप देख पाओगे 52 वर्णों में तो ये था ही नहीं। अगर ये 52 वर्णों में था ही नहीं तो ये स्वर के भेद कैसे हो जाएंगे? तो स्वर के भेद सिर्फ एक मात्रिक स्वर और द्विमात्रिक स्वर ये दो ही है। प्लुत स्वर को हम कहेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कि हम इन्हें सिर्फ प्रयोग करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। वर्णमाला में कहीं पर भी प्लुत स्वर जैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए हमने सिर्फ प्रयोग के आधार पर लिखा है क्योंकि हम इसे सिर्फ प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग के आधार पर उसको भी हम काउंट करेंगे, प्लुत स्वर को भी, जिसे हम विशाल स्वर भी कहते हैं, पवित्र स्वर भी कहते हैं, तो उसको हमने प्रयोग के आधार पर मान लिया कि 3। बाकी स्वर के जो भेद है मात्रा उच्चारण के आधार पर, इस चीज को आप नोट कर लेना। कभी आप बोलो कि नहीं आपने तो लिखा है कि स्वर के भेद, इसे आप जो भी चीज है इस चीज को पूरा यहाँ ऐड कर दो। हर चीज के पीछे मात्रा व उच्चारण के आधार पर विजातीय स्वर के भेद, मात्रा उच्चारण के आधार पर सजातीय स्वर, तो ये ऐसे आप यहाँ काउंट कर लेना। मैंने एक ही बार में लिख दिया कि मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2, प्रयोग के आधार पर होते हैं स्वर के भेद 3, और विजातीय स्वर बताओ जो कितने हैं। एक बार जो भी चीज मैं करूँगा ना, अपनी कीपैड खोल लो और दबा कमेंट करने शुरू कर दो, विजातीय स्वर कितने होते हैं कमेंट में लिख दो एकदम। विजातीय स्वर कौन से? ये बताओ, ये है या फिर ये वाले हैं विजातीय स्वर? ये ए प्लस ए है, ए प्लस ए क्या बना? आ। तो क्या ये विजातीय स्वर होगा? नहीं, क्योंकि इसे देखो एक बार, ए प्लस ई और क्या बना? ए। ये एक जैसे नहीं है, इनकी दोनों की जाति एक जैसी नहीं है, ये एक जैसे नहीं दिखते, तो ये विजातीय यानी विजातीय यानी जातियां एक जैसी नहीं है, तो ये विजातीय है। कितने हैं? 1 2 3 4। तो विजातीय स्वर कितने हो गए यहाँ पर? 4। ये बिल्कुल एक जैसे है, ए प्लस ए से आ बनेगा, ई प्लस ई से बड़ी ई बनेगी, और ऊ दोनों छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। तो ये जो बिल्कुल ई और ई, ऊ और ऊ, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये बिल्कुल सजातीय है। ये कैसे है? सजातीय यानी सहजातीय, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी इनकी जाति है। तो सजातीय स्वर कितने हैं काउंट करोगे? 3। दीर्घ स्वर कितने हैं? अब दीर्घ स्वर बता दो। दीर्घ स्वर ये रे, टोटल पूछ लिया। अब पूछ लिया क्या? टोटल कि दीर्घ स्वर कितने हैं, तो आप इसको भी काउंट करोगे, सजातीय को भी काउंट करोगे, विजातीय को भी काउंट करोगे, और जब दोनों ही काउंट करोगे तो द्विमात्रिक स्वर कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएगा। इसी को संयुक्त स्वर भी मैंने लिखा था, इसको संधि स्वर भी लिखा था, क्योंकि सबसे ज्यादा संधि इसी से बनती है, सबसे ज्यादा संधि इसी से बनती है। दीर्घ संधि भी आपने देखा होगा कभी, अगर संधि पढ़ी है थोड़ी सी भी, तो उसमें आया होगा दीर्घ संधि। तो वो सारी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 7। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। अब पूछ लिया कुल स्वर कितने हैं, अब तो कुल की बात आ गई। अब आप क्या कहोगे? ये कुल तो सर आपने 13 बताए हैं, कि ये पूछे कि कुल स्वर कितने हैं, तो आपको लगाना है 13। तो भाई मैंने यहाँ से पूछा है मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के कुल स्वर कितने होते हैं, तो आप सिर्फ 11 लगाओगे, ना कि 13। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना आता कि बताइए कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको लगाने होंगे 13। लेकिन अगर पूछे मात्रा व उच्चारण के आधार पर, तो आपको लगाने हैं यहाँ पर 11। इस चीज को आप याद रखना, भूलना मत, इतना नोट करो। उसके बाद में आपका स्वर का जो मात्रा उच्चारण के आधार पर कंप्लीट हो जाएगा भेद। नेक्स्ट भेद पर हम बात करेंगे। इसके बाद हमारा आता है क्या, हम स्वर के जितने भेद पढ़ रहे थे, अगला भेद पढ़ते हैं। एक है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर कह दो, या मुंह खुलने के आधार पर कह दो, या कह दो जिह्वाकृति के आधार पर, ये सारे एक ही बात है। मैं जितने भी तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं सारे टाइप यहाँ पे सारी चीजें लिख देता हूँ। मुखाकृति के आधार पर पूछ लिया, मुंह खुलने के आधार पर पूछ लिया, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर पूछ लिया। अभी ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी, जिह्वाकृति के आधार पर या जिह्वा की उत्थापिता के आधार पर, ऐसी सारी बहुत सारी चीजें आएगी। लेकिन जिह्वा की उत्थापिता के आधार पर दूसरा कभी आप इसी में नोट कर लो। एक चीज है ये जिह्वा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको लिखना बता दूं। ये जो है ना जिह्वा, इसमें है के अंदर वे आ रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ये लिखते कैसे है, जैसे कि कुछ चीजें मैं एक आध शब्द आपको बता देता हूँ, माने कि ये तो पॉइंट बाद का है भी, ये सारे शब्द और सारी चीजें बाद में आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा रामायण या महाभारत में, वहां पे आता है कि युद्ध का आह्वान दे दिया, तो वो कैसे लिखा जाएगा? इस है के नीचे, इस है के नीचे वह आ जाएगा। जैसे एक चीज आती है ना, आपने देखा होगा ये शब्द ब्राह्मण या ब्राह्मण भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये जो है और है के अंदर ही ये जा रहा जो है, ये है मैं।
वरना आप सोचते होगे कि ये 52 वर्णों में तो कहीं दिखता ही नहीं है, किस तरह से बनता है। तो ये आज ऐसे बनता है, इसलिए जीवा सामने आ गया तो मैंने छोटी सी आपको बता दी। बाकी विवृत, जो विवृत है, ये विवृत में क्या आएगा, एक आएगा आ, क्या आएगा, आएगा। विवृत माने मुंह खुलना, संवृत माने मुंह बिल्कुल बंद हो जाना। बंद का मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही खुलेगा कि जितने में शब्दों मतलब एक साउंड आ जाए बाहर, ठीक है। तो विवृत यानी वे वाले वर्ण, वे वाले स्वर, 52 वर्णों में वे वाले वर्ण या वे वाले स्वर, ठीक है, जिनके लिए मुंह सबसे ज्यादा खोलना पड़े, इसलिए हमने लिखा है इसको विवृत यानी आ। अगर आप संवृत विवृत में कंफ्यूज हो जाओ तो आप एक चीज याद रखोगे, ये क्या है, विवृत। विवृत यानी खुला हुआ, वी, ठीक। ये जो वी है ना, वी, आप जैसे एक बोलते हो स्टाइल में आई लव यू, तो जो लास्ट में आप यू बोलते हो तो ऊपर से खुला हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें जो खुला हुआ आएगा ना, तो आप खुले हुए से याद रखना वी, वी मतलब खुला हुआ ऊपर की तौर, यानी तो जो चीज खुली हुई रहेगी वो आएगी वी व्रत यानी वी व्रत। तो क्या आएगा, आ। अर्ध विव्रत में क्या आएगा, समृत में क्या आएगा, देखो सबसे पहले विव्रत हो गया, अब एक समृत पढ़ दो। यानी विव्रत तो क्या था, जो बिल्कुल खुला हुआ हो, सबसे ज्यादा खुला हुआ। समृत जो बिल्कुल सबसे ज्यादा बंद हो, बिल्कुल ना के बराबर खुला हुआ हो। तो इसमें क्या चीज आएगी, इसमें आएगी आपकी एक तो छोटी आएगी, एक बड़ी ई आएगी, एक आएगा आपका छोटा ऊ और एक आएगा आपका बड़ा ऊ। आप एक बार इनका उच्चारण करके देखो, अगर आपने ब्रश नहीं किया और उच्चारण आप इनका करने पड़े तो आपके गंदे दांत नहीं दिखेंगे। तो आप कभी भी करो तो इनका उच्चारण करना, जैसे ई ऊ, तो आपको नहीं दिखेंगे, बहुत ही ना के बराबर मुंह खोलना पड़ता है, ये वे वाले स्वर है। उसके बाद आते हैं अर्ध विव्रत। अब ये अर्ध विव्रत क्या है, अर्ध समृत क्या है, अर्ध समृत, समृत माने मुंह बंद, अर्ध माने आधा, आधा मुंह बंद, अर्ध विव्रत यानी आधा मुंह खुला हुआ। अब आप कहोगे कि आधा मुंह खुले हुए का मतलब है आधा बंद मुंह है, तो इसका मतलब है कि अर्ध विव्रत कि जो मुंह खुला हुआ है ना उससे थोड़ा सा ही कम है, बाकी पूरा लगभग खुला हुआ ही है। अर्ध समृत का मतलब है कि आधे से भी ज्यादा बंद, आधे से ज्यादा बंद कि बस ना के बराबर, इससे थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ है, बाकी है बंद ही। अर्ध विव्रत में क्या है, अर्ध विव्रत में आएगा एक तो ए, एक आएगा अ, एक आएगा रैश ऋषि और एक हमारा क्या आएगा ओखली और आई से एणक। यहां पर सिर्फ अब देखो बचा क्या, अब देखो बचा क्या है, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास एक तो बचा ए, ठीक, और एक बचा क्या ओ, सॉरी ए, ये आएगा ओ से ओखली। ये जो अ है, अब आप कहोगे कि ये तो यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर एक चांद बना हुआ है, जो चांद बना हुआ है ना ये कौन सा है, ये आ नहीं है, ये अ है, क्या अ। एग्जांपल लो, ऑफिस, तो इस ऑफिस पे ये ओ बनता है। आप कहोगे ऑफ ड्यूटी, तब आपको ये आएगा। तो वे शब्द इंग्लिश के, ये इंग्लिश के शब्द होते हैं, जितने भी शब्द इंग्लिश के हैं उन पे हम ये सिर्फ तभी यूज होता है जब आप कोई इंग्लिश का शब्द हिंदी में लिखोगे, जब कोई इंग्लिश का शब्द हिंदी में लिखोगे तो ये यूज होएगा, ठीक। तो आपने फिलहाल ये नोट कर लो और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। इन सब का उच्चारण करके देखो, ए, ये क्या है ए, मैंने आपको इस चीज के दो अंतर बताए थे आपको, एक तो बताया था ये ओ और ये क्या है आओ, ओ आओ। आप ओ बोल के देखो और आओ बोल के देखो, ओ जब बोलोगे तो इतना मुंह नहीं खुलेगा जितना आओ के लिए खुलेगा, ओ आओ, ओ और ये क्या है आओ, ये क्या है ए और ये क्या है एणक, एणक, तो उसके लिए ज्यादा मुंह खुलेगा। और ये भी क्या है ऑफिस, लेकिन ओ होने के बाद भी ये आओ है, ये क्या आ है, ये आओ ये आ, ये बोलोगे आप ऑफिस, क्या बोलोगे ऑफिस। अगर ये मैं ये हटा दूं तो क्या होगा ऑफिस। तो इसके लिए मुंह बहुत ज्यादा खुलेगा आ के लिए। तो ये चीजें आपको मुंह खुलने के आधार पर ही बताया गया है, मुखाकृति के आधार पर या मुंह खुलने के आधार पर या जीवा उठने के आधार पर। जब आप मुंह खोलते हो, ठीक है, तो उसमें कितना तगड़ा साउंड आएगा, ये जीभ का भी सबसे बड़ा मैटर करता है। तो इस चीज को आप देखो और नोट करो, इसके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। जिह्वा के आधार पर या जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर, एक तो आप इसको जहाँ पे लिखा है ना स्वर, इससे पहले जो मैंने आपको मात्रा के आधार पर पढ़ाया तो वहीं पर डाल लेना, इसके ऊपर स्वर के भेद। हम जो पढ़ रहे हैं स्वर के भेद पढ़, मैंने बताया तो होगा, शायद लिखवाया नहीं, बताया तो जरूर होगा। तो जो जिह्वा के आधार पर या जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर या जिह्वा की उत्थापिता के आधार पर,
किसी भी तरीके का एग्जाम में पूछेगा तो आप जवाब दे दोगे। ज़्यादातर तो यही मिलता है कि जीव के आधार पर, क्योंकि सभी किताबों में यही होता है ज़्यादातर, या टीचर भी यही पढ़ाते हैं। तो जीवा की उत्थापित भाग के आधार पर अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, जैसे कि अभी एसआई का एग्जाम आ रहा है या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछ लेगा, क्योंकि जिसमें हिंदी का बहुत ज़्यादा रोल होता है ना। जैसे कि जो दरोगा होगा वो FIR लिखेगा, जो जूनियर असिस्टेंट होगा उसका भी हिंदी का बड़ा योगदान रहेगा, पटवारी हो गया, जिनमें हिंदी बहुत ज़्यादा आएगी, तो वहाँ पर इस तरह के शब्द पूछ लेते हैं, क्योंकि डीपली हिंदी चाहिए। तो जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर कहते हैं, या जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर कहते हैं, या कहते हैं जीवा के आधार पर, या सीधा कहते हैं जीव के आधार पर। तो सबका मतलब सिर्फ एक ही है। इनको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, तीसरा हो गया ये भाग। तो अगर स्वर, ठीक है, अगर स्वर में क्या आएगा, अगर स्वर में सीधा सीधा सिर्फ ये आएगा ई, और एक बड़ा ई, एक आएगा आपका ए, एक आएगा ये ई ई ए ए। मध्य स्वर, या इसी को कह देते हैं हम साथ में केंद्रीय स्वर। क्या बोल देते हैं? केंद्रीय स्वर। इसमें सिर्फ एक ही स्वर आता है, और वो कौन सा है? ए। बात क्या है कि हमने जैसे जिह्वा के आधार पर, यानी जब हम स्वर का, जितने भी हम स्वर होते हैं उन सब का हम उच्चारण करते हैं, जब इन स्वर को बोलते हैं, तो जो हमारी जीभ है वो किस तरह से मूवमेंट करती है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है, तो वो 3 आधार पर किया जाता है। एक जीभ का अगला हिस्सा करता है, एक जीभ का मध्य हिस्सा, और एक जीभ का पीछे का हिस्सा। तो जो अग्र स्वर होते हैं उसमें केवल ये ई ई ए ए, ये सिर्फ 4 ही होते हैं। अगर आप बोल के देखो तो ऐसी आवाज आएगी ई ई ए ए, जैसे आगे से हम बोल रहे हो। और मध्य में केवल एक आता है ए जी, जो मध्य जीभ का जो मध्य का भाग है उसमें सिर्फ ज्यादातर एक ही स्वर आता है ए। ये पश्च स्वर है, बाकी जितने ही बच गए सारे पश्च, क्योंकि 3 ही भाग है, ये नहीं है, ठीक है, इन्हें काट दो तो बाकी जितने ही बचे ये पश्च स्वर में है। कौन कौन से बच गए भाई? ए बच गया एक तो हमारा, सॉरी ए तो आ गया, आ रह गया हमारा, एक तो आ रह गया, एक हमारा आ जब लिखोगे तो ये भी लिख लेना, और एक रेशो ऋषि, ठीक। साथ में हमारा एक ऊ बच गया, एक बड़े वाला ऊ, एक ओ और एक औ। आप अगर इनका उच्चारण भी करोगे, अपने आप से भी करोगे, तो आपको थोड़ा सा फील होगा, जैसे महसूस होगा कि ये आवाज बहुत पीछे से आ रही है, यानी जीभ के बिल्कुल पिछले हिस्से पे आ रही है, ठीक है। जो जीभ का उठान रहेगा ना, जो जीभ का उठान रहेगा, जो जीभ का महसूस किया जाएगा, तो वो आपको इन्हीं से, अग्र स्वर में इनका आएगा, मध्य स्वर में ए यानी बीच में आएगा, और पश्च स्वर में बाकी बचे हुए ये, ठीक है। तो इनको भी, इसको आप याद रख लेना, क्योंकि ज़्यादातर इसको कुछ ही टीचर होते हैं जो यहाँ पर बताते हैं, वरना ज़्यादातर टीचर होते हैं जो नहीं बताते इसको। कुछ ही किताबों में ये लिखा मिलेगा, क्योंकि ये स्वर में नहीं आता, तो इसलिए हम इसको अलग से लिख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़, कुछ चीज़ें स्वर में नहीं भी आती तो पूछ ली जाती है अलग से, ठीक है। कुछ पॉइंट होते हैं जो नोट बनाकर लिखे जाते हैं, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं, मैं इस चीज़ को यहीं पे एक्स्ट्रा में लिख देता हूँ कि भाई इस चीज़ को आप साथ में नोट डाउन कर लेना। बाकी आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गया ना। बस एक इस चीज़ को आप याद रख लेना। तो एक भाग हमारा ये हो गया, और इसके बाद एक नेक्स्ट पेज बताएंगे। इसके बाद आते हैं, इसमें आप नंबर डाल लेना, शायद ये तीसरा और ये शायद चौथा था, ठीक है। आप ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और उसके बाद क्या है, स्वर के जो भेद है उसमें हम पढ़ेंगे होठों की स्थिति या ओष्ठाकृति के आधार पर, होठों की स्थिति या ओष्ठाकृति के आधार पर। तो जो होठों की स्थिति है, या कह दो ओष्ठाकृति के आधार पर या होठों के आधार पर, कि मतलब कुल मिला के होठों की बात की जा रही है। जो हमारे होठ है, जो हमारे लिप्स है, उनके आधार पर ये कि जब हम कोई भी शब्द या कोई भी स्वर बोलते हैं तो उसके बाद हमारा जो होठ है उसके आकार क्या होते हैं। तो 2 ही आकार है इसके, अवृत्ताकार और क्या नाम है, वृत्तमुखी या वृतुल। वृत्ताकार, अवृत्तमुखी या अवर्तुल, ये एक ही बात है। इनका बस फर्क इतना हो जाता है कि अवृत्ताकार, ये क्या है, इसे पहले इसे समझो, वृत्तमुखी या वृतुल। वृतुल यानी एक ऐसी आकृति जिसका जो मतलब व्रत के तरह हो। एक वृत्तमुखी यानी जो हमारा मुख है, ठीक है, वो व्रत बना हुआ हो। ये ए उपसर्ग लगा है यानी इसमें नकार दिया। अवृत्ताकार यानी जो वृत्ताकार नहीं है। अवृत्तमुखी यानी जो मुख है हमारा व्रत की तरह नहीं बन रहा। तो वृत्तमुखी और अवर्तुल में क्या आएगा, एक मिनट भाई, लाइट आ गई, बस मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ। इसके बाद अब जाए, ये 2 पॉइंट और बच गए, इसे 3 और इसे 4 लिख लेना।
ठीक है, 2 में से पहले पढ़ा चुका, 2 या 3 जितने मैंने खास तरीके गिने नहीं, शायद 2 पढ़ा दिए मैंने। ठीक है, तो जो स्वर के भेद हैं, ठीक है, जो स्वर के भेद है उसमें होठों की स्थिति या ओष्ठाकृति के आधार पर, हम बात कर रहे हैं होठों की, हमने मुंह की बात कर ली, मुंह की आकृति की बात कर ली, जीवा की बात कर ली, बात कर रहे हैं हम होठों की। ठीक है, जो होठ है हमारे, तो होठों की स्थिति के आधार पर इसको पहुंच लेता है ओष्ठाकृति के आधार पर, इसी को कह देता होठों के आधार पर। ठीक है, अब एक चीज और, ये मैंने कहीं बता दिया, एक बार बताया मैंने आपको, होठों की ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, सॉरी जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर अलग है, होठों की स्थिति के आधार पर अलग है, और अभी जो ये आया है जिह्वा की पेशियों के आधार पर अलग है। तो इन सारी चीजों को आप जब लिखोगे तो थोड़ा सा पहचान करना। ठीक, उसके बाद में क्या है कि जो अवृत्ताकार है, अवृत्तमुखी है, अवृतुल है, यानी इसमें जो होठों की बात है तो 2 ही तरीके से होते हैं, एक है वृत्ताकार, ठीक है, वृत्तमुखी यानी एक ऐसा मुख जिसका आकार जो है वो वृत्त की तरह हो, वृतुल यानी एक आकृति का वृत्त जैसा हो। इन सभी में ए आ रहा है। ए क्या है? उपसर्ग, जो बिल्कुल नकार रहा है, जैसे कि अवृत्ताकार यानी जो वृत्ताकार मुख नहीं है, ठीक है, अवृत्तमुखी जो वृत्ताकार मुख नहीं है या अवृतुल। इसमें क्या है? वृत्तमुखी। अब बताइए 11 स्वरों में से कौन से ऐसे स्वर है जो बोलते हुए, जिनका उच्चारण करते हुए जो हमारे होठ है वो राउंड हो जाते हैं, एक तरीके से ओ की आकृति बन जाती है। ओ क्या है? एक तो है ऊ, एक है बड़े वाला ऊ, ठीक है, ऊ, और एक है ओ, और एक है औ। इनको जब ये आप उच्चारण करोगे तो ये जो इनकी आकृति है, आप बोलोगे ओ ओ ऊ, तो एक राउंड सा हो जाएगा, सर्कल सा बन जाएगा, गोला बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और लिख लेना आप, 3 नंबर डाल के, जो मैं भूल गया बतानी, ए वृत्तमुखी, सॉरी अर्धवृत्तमुखी, ये जो अर्ध आएगा, अर्ध वृत्तमुखी, इसमें आता है हमारा सिर्फ ए, सॉरी आ आता है इसमें, और ए इसमें एक आ जाएगा ये ओ। अब ऑफिस बोलते हैं ना ओ, तो ऐसे ओ ऐसे बोलते हो ना ओ, ऑफिस, ठीक है। एक आता है आ और एक आता है ओ, आ और ओ, आप ध्यान रखना कहीं भी लगभग एक जगह नहीं आए होगे, क्योंकि ये ओ होता है, ये हमेशा ही इसका साउंड देता है, इसके ऐसे साउंड आता है इसका ओ का, लेकिन ये होता है पूरा आ, ठीक। बचा क्या है? अब ये बता दो, अब बचा क्या है? एक तो हमारा ए बच गया, एक तो ए बच गया, एक छोटी ई बच गया, एक बड़ी ई बच गया, और एक रेश ऋषि बच गया, ठीक है। और क्या बचा? एनक बच गया, डी और एनक। अब देख लो, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, 7 8 9 10 11, टोटल कंप्लीट हो गए भाई 11। आ जाओ नीचे, जिह्वा की पेशियों के तनाव के आधार पर, ये शायद आपने किताब में भी ना देखा हो, क्योंकि बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डीप पॉइंट है, ठीक है, ये डीप पॉइंट है, लेकिन जिस तरह की चलता जा रहा है, ट्रेंडिंग में आता जा रहा है, चीजें नई बदलती जा रही है, उसी के लिए थोड़ा सा कुछ यूनिक चीज आई है। जिह्वा की पेशियों के तनाव के आधार पर, इसमें 2 ही चीज है, एक शिथिल और एक कठोर। शिथिल है, एक कठोर है। एक कठोर है, कठोर को समझ गए, तो इसका अपोजिट ले जाओ, शिथिल। जब हम कोई वर्ण, ऐसा कौन सा वर्ण है जब हम बोलते हैं उसका, तो जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, वो इतनी ज्यादा कठोर हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी ई, ठीक है, एक मैंने चीज लिखी आ, वो सॉरी ए, मैंने इसी चीज को मैंने यहाँ करके लिखा आ, तो आप बोलोगे ए, और जब आप बोलोगे तो आप जोर लगाओगे आ, तो जब आप बोलोगे ना आप, तो उसमें क्या होगा कि एक साउंड आएगा जो बहुत तेजी से आएगा, जीभ तुम्हारी एक टाइट हो जाएगी, जीभ, ठीक है, जीभ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और बहुत प्रेशर से देगी, जैसे कि यह ई, और यहाँ पे क्या आएगा? बड़ी ई। जब आप इस ई को बहुत ज़्यादा लंबा खींचोगे, जोर लगाओगे, तो तुम्हारी जो जीभ है वो एक जगह जम जाएगी, यानी कठोर हो जाएगी, और जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लंबा कर देगी, तो इसीलिए ये कठोर है। ऐसे ही ये ऊ है, और यहाँ आएगा क्या? बड़ा ऊ। तो इन चीज़ों को आप भूलना मत, ये चीज़ें थोड़ी सी यूनिक थी, तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी। कुछ बचा हुआ हाल तो बचा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ लिख दी, कवर कर दी। कुछ हाल तो ऐसा होगा ही नहीं जो बचा होगा, लेकिन अगर कुछ बच भी गया होगा तो थोड़ा सा मेरी जो शॉर्ट वीडियो आएगी, शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसमें कुछ में कभी कभी ऐसा आ जाता है, जैसे कि कोई नया एग्जाम हुआ है,
नया एग्जाम हुआ है, उसमें कुछ थोड़ी सी यूनिक चीज़ आई है, किसी चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया, तो मैं उस चीज़ की अपडेट वहाँ पर दे दिया करूँगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक बने होगे तो हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। स्वर संधि हमने इस क्लास में कंप्लीट कर दी, आगे अब हम व्यंजन की लाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हमने कंटेंट के साथ कोई कमी नहीं की। आप अब जा किसी भी जो भी आपके कहीं ऑप्टिकल हो गए क्वेश्चन, जो एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए स्वर के, स्वर संधि के, आप पूरे स्वर के जिसमें खाली स्वर आए, हाल तो अभी पूरे वर्णमाला का ही टॉपिक आता है, एक क्लास और ले लो, इसके जो बाद की आएगी, और उसके बाद आप किसी भी इस वाले टॉपिक के कहीं से भी एमसीक्यू लगाओगे, कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि किस चीज़ की आपको यहाँ पर कमी महसूस हुई है, किस क्या चीज़ हमें थोड़ा सा और बेहतर करनी चाहिए। ठीक है, बाकी हमें अपनी तरफ से सब कुछ बेहतर किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।